दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में हिंदी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समास लेकर आया हूँ। दोस्तों, समास एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक वनडे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को समास चैप्टर को इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आएगा, हर एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, समास चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को समास की परिभाषा जान लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, समास की परिभाषा की अगर बात की जाए तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा नया सार्थक शब्द बना लेते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है और संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है किसी भी चीज का छोटा होना। तो अर्थात जब कोई विस्तृत वर्ण, विस्तृत शब्द आपका छोटा हो जाए, संक्षिप्त हो जाए, तब उसे हम लोग कहते हैं समास। तो कहने का मतलब, अगर यदि किसी परीक्षा में 20 से 25 शब्दों में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि समास की परिभाषा क्या होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। दोस्तों, समास की परिभाषा, दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर कोई नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दोस्तों, समास की परिभाषा आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है और जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा सार्थक शब्द बना लेते हैं, कोई नया सार्थक शब्द बना लेते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं समास। तो कहने का मतलब, सबसे पहले हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द होंगे और जब उनको आपस में मिला दिया जाएगा तो वो शब्द आपके छोटे हो जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी स्थिति को हम लोग समास कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समास की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। अब दोस्तों, इस समास की परिभाषा को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा को याद रखा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे एक शब्द है दया का सागर। दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो आपका दो या दो से अधिक शब्द हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके छोटे हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, अर्थात जब ये बन जाए दया सागर, तो दोस्तों ये आपका दो या दो से अधिक शब्द है। दो या दो से अधिक
और ये आपस में मिल करके ये संक्षिप्त शब्द हो गया, संक्षिप्त शब्द। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समास। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। फिर जैसे दोस्तों एक आपका दूसरा उदाहरण, जैसे मत को देने वाला। तो दोस्तों अगर इस शब्द के समूह को अगर हम छोटा कर दें, संक्षिप्त कर दें, तब ये हो जाएगा मतदाता। तो कहने का मतलब दोस्तों ये पहले विस्तृत आपका शब्द था, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह था, लेकिन जब इसको संक्षिप्त कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो ये बन गया मतदाता। तो कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिल करके कोई छोटा शब्द बना लेते हैं, कोई संक्षिप्त शब्द बना लेते हैं, तब उसे ही हम लोग समास कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका दो या दो से अधिक शब्द था और ये आपका मिल करके एक संक्षिप्त शब्द बन गया, और इसी संक्षिप्त शब्द को हम लोग कहते हैं समास। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे समास। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समास के क्या अंग होते हैं। दोस्तों समास के चार अंग होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, एक होता है सामासिक पद और एक होता है समास विग्रह। तो दोस्तों पूर्व पद का मतलब होता है किसी भी सामासिक पद का पहला पद, उत्तर पद का मतलब होता है किसी भी सामासिक पद का बाद का पद, उत्तर मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले का मतलब सामासिक पद का पहले का पद और उत्तर पद का मतलब सामासिक पद के बाद का पद। सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद ऐसा पद होता है जिसमें समास की प्रक्रिया हुई रहती है, अर्थात जब दो या दो से अधिक आपके शब्द हों और मिल करके सभी शब्द मिल करके कोई सार्थक शब्द तीसरा शब्द बना ले, तो उस शब्द को जो आपका नया सार्थक शब्द बनता है उस नए शब्द को हम लोग बोलते हैं सामासिक पद। तो दोस्तों सामासिक पद मैं समझता हूँ आप लोग आसान तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद में एक आपका आता है समास विग्रह। तो दोस्तों जब सामासिक पद को अलग अलग कर दिया जाए, सामासिक पद का विग्रह कर दिया जाए, तब हम लोग बोलते हैं समास विग्रह। कहने का मतलब जो आपके सामासिक पद में भाग लेने वाले शब्द होते हैं, जब उन शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए, विग्रह कर दिया जाए, तब उसे बोलते हैं समास विग्रह। तो दोस्तों समास के अंग, पहला आपका होता है पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, तीसरा सामासिक पद और चौथा समास विग्रह। अब दोस्तों पूर्व पद का मतलब होता है सामासिक पद का पहला शब्द। उत्तर पद का मतलब होता है सामासिक पद का बाद का शब्द। दोस्तों सामासिक पद जिस शब्द में समास की प्रक्रिया हुई रहती है उसे हम लोग बोलते हैं सामासिक पद। अर्थात
जिस शब्द में संक्षिप्तीकरण हुआ रहता है उस शब्द को हम लोग बोलते हैं सामासिक पद। अब दोस्तों समास विग्रह क्या होता है? जब हम लोग सामासिक पद का अलग अलग होना या विग्रह होना आपका समास विग्रह कहलाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर इन चीज़ों को उदाहरण के माध्यम से बताया जाए तो जैसे मान लेते हैं आपका एक शब्द है मतदाता। तो दोस्तों इस पूरे पद को बोला जाता है सामासिक पद। और जो आपका मत शब्द है इसको बोला जाता है पूर्व पद। और ये जो बाद का दाता है इस दाता शब्द को बोला जाता है उत्तर पद। और दोस्तों जब मतदाता को हम लोग अलग अलग कर दें, इसका विग्रह कर दें, तो हो जाता है मत को देने वाला। और इसे ही बोला जाता है समास विग्रह। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका दिया हो हथकड़ी। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पूरे शब्द को बोला जाएगा सामासिक पद। और इस हथ पहले शब्द को बोला जाएगा पूर्व पद। और इस बाद वाले कड़ी शब्द को बोला जाएगा उत्तर पद। और जब इसका विग्रह कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा समास विग्रह। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद में आता है समास का प्रकार। समास के प्रकार। दोस्तों आप लोगों का पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा समास द्वंद्व समास, तीसरा मान लेते हैं द्विगु समास, चौथा मान लेते हैं बहुब्रीहि समास, फिर पांचवा मान लेते हैं कर्मधारय और छठवां मान लेते हैं तत्पुरुष समास। तो दोस्तों समास के 6 प्रकार होते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। दोस्तों अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद पहला पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है, हमेशा ही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसका उदाहरण जैसे प्रतिदिन। दोस्तों यहाँ पर दिन तो आपका एक शब्द है,
लेकिन जब इसमें प्रति उपसर्ग लग जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। और जब ये यहाँ पर पूर्व पद उपसर्ग हो तब ये होता है अव्ययी भाव समास। फिर दोस्तों जैसे यथा समय। दोस्तों समय आपका एक शब्द है, लेकिन जब इसके पहले यथा शब्द लग जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो कहने का मतलब समय तो एक शब्द है और यथा आपका एक उपसर्ग है, और उपसर्ग होने से ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। फिर दोस्तों जैसे जन्मांध, इसका मतलब हो जाएगा जन्म से अंधा। या फिर दोस्तों ये उदाहरण आप लोगों का गलत हो जाएगा। जैसे एक है आ जन्मा, यहाँ पर जन्म आपका एक शब्द है, आ आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग होने की वजह से ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अव्ययी भाव समास आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में आप लोगों को इतना याद रखना है कि पूर्व पद आपका जो होता है वो हमेशा ही उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के आगे लगने से, जो किसी शब्द में पहले लगने से उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो दोस्तों जब किसी शब्द के पूर्व पद में उपसर्ग हो या फिर कोई अव्यय हो तब इसे बोला जाता है अव्ययी भाव समास। फिर दोस्तों अगला समास है द्वंद्व समास। दोस्तों जब आपका दो शब्दों के बीच में और का अर्थ निकले या फिर जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब इस प्रकार के शब्दों में हमेशा ही द्वंद्व समास होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से, जैसे दिन और यहाँ पर योजक, यहाँ पर रात। दोस्तों कहीं पर भी अगर दो शब्दों के बीच में और का सेंस निकलता है, और का अर्थ निकलता है, तो हमेशा वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है दिन और रात, तो और का अर्थ होने की वजह से इसमें द्वंद्व समास है। फिर जैसे माता योजक चिन्ह पिता। दोस्तों इसका जो अर्थ होगा वो माता और पिता, इसका अर्थ ये होगा। तो दोस्तों जब कहीं पर भी दो शब्दों के बीच में और का सेंस निकले या फिर बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो हमेशा वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जब दो विपरीत शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। जैसे आपका एक शब्द है देवासुर। दोस्तों देवासुर में अगर देखा जाए तो बीच में आपका और का सेंस नहीं निकल रहा है या फिर बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी देवासुर में द्वंद्व समास है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि देवा का मतलब होता है देवता और असुर का मतलब होता है राक्षस। तो दोस्तों देवता और राक्षस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत में होते हैं तब वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों को हमेशा ही याद रखना है कि जब दो शब्दों के बीच में और का सेंस निकलता है तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब भी वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है।